दुनिया भर में ये जो इतने सारे देश हैं, इनको चलाने के लिए अलग अलग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। कहीं आज भी राजा यानी मोनार्की है, कहीं मिलिट्री रूल है, तो कहीं डिक्टेटरशिप। लेकिन इन सभी सिस्टम्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है डेमोक्रेसी। और आज इस वीडियो में हम इसी डेमोक्रेसी चैप्टर को एनिमेशंस की मदद से बहुत ही कम टाइम में एकदम इन डेप्थ तरीके से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वो फॉर्म है जहां पावर और अथॉरिटी सीधे जनता यानी सिटीजन्स के पास होती है, जो इलेक्शंस के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। हमारा इंडिया 140 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन के साथ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, जहां लगभग 96.8 करोड़ लोग तो सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कोई वेस्टर्न आइडिया है, जैसे हमने कहीं बाहर से अडॉप्ट कर लिया। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? इंडिया में डेमोक्रेटिक इथोस या सिस्टम अचानक कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि इसका एवोल्यूशन हज़ारों सालों के एक बहुत ही लंबे हिस्टोरिकल प्रोसेस के ज़रिए हुआ है। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाएं, तो वैदिक पीरियड में हमें सभा, समिति और विधाता जैसी असेंबलीज देखने को मिलती हैं, जहां डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाते थे, यानी एक डेमोक्रेटिक तरीका फॉलो होता था। उस समय भी राजा कोई इंडिपेंडेंट रूलर नहीं होता था, बल्कि वो असेंबलीज, मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स के साथ कंसल्टेशन करके ही काम करता था। इसके बाद जो अर्ली रिपब्लिकन स्टेट्स आए, जिन्हें हम गणास या संघास कहते हैं, वहाँ भी यही सिस्टम था। यहाँ तक कि हमारे 4 वेदों में से एक, दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट ऋग्वेद के इस श्लोक में, जिसे ऐक्य मत्य सूक्तम कहा जाता है, उसमें साफ लिखा है, उनका विचार एक है, उनकी सभा एक है, उनका मन एक है। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें भारत की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल ट्रेडिशंस में हज़ारों सालों से मौजूद हैं। बाद में गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए बौद्ध संघास, जो कि एक मोनेस्टिक कम्युनिटी थी, उसमें भी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फॉलो होते थे। वहाँ डिबेट्स और डिस्कशंस को एनकरेज किया जाता था और मेंबर्स बाकायदा वोटिंग के ज़रिए अपने लीडर्स चुनते थे। लेकिन फिर समय बदला, फॉरेन इन्वेडर्स आए और 19वीं सेंचुरी तक आते आते ब्रिटिश हुकूमत ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज कर लिया। इस फॉरेन रूल ने हमारे पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया और गवर्नेंस में आम लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया। लेकिन फिर हमारे लंबे चले इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने इन डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को दोबारा ज़िंदा किया। आज़ादी मिलने से ठीक पहले साल 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था। और इस दुनिया के सबसे लंबे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में उन्हें पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया, यानी ऑफिशियली लागू किया गया। और दोस्तों, यही कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हमारे इस पूरे सिस्टम को चलाता है। ये हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि किसी के साथ भी किसी भी बेसिस पर कोई भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और कमाल की बात पता है क्या है? उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होने वाली डिबेट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिजिड लीगल कोड बनकर ना रह जाए, बल्कि इसे एक डायनामिक और फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो समय के साथ इवॉल्व हो सके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 ऐड किया गया, जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें चेंजेस करने की पूरी इजाज़त देता है, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदलती हुई सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबल बना रहे। दोस्तों, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिकी होती है। सबसे पहला है पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका सिंपल मतलब है कि अल्टीमेट पावर लोगों के पास है। स्टेट को अपनी अथॉरिटी जनता से ही मिलती है।
18 साल या उससे ऊपर के हर सिटीजन को सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोट करने का लीगल राइट है और इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। जनता इलेक्शंस में वोट डालती है और इन्हीं इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो कि सभी रूल्स, रेगुलेशन और लॉज बनाती है। दूसरा प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल दो चीज़ें इंश्योर करता है। पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति बराबर है। सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर एक व्यक्ति को कानून के तहत समान प्रोटेक्शन और ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर कोई इन लॉज को वायलेट करता है तो डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में कानून द्वारा बनाए गए लीगल प्रोसीजर्स के जरिए ही सुलझाए जाते हैं, ना कि किसी की पर्सनल पावर, पैसे या फोर्स के बेसिस पर। किसी भी सिटीजन को बिना ड्यू प्रोसेस के पनिश नहीं किया जा सकता। हर पर्सन को अपना पक्ष रखने का पूरा चांस दिया जाता है। ये प्रिंसिपल हमारी डेमोक्रेसी में जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रस्ट को बनाए रखने का काम करता है। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए कुछ ऐसे राइट्स यानी अधिकार होते हैं जो हम सिटीजन्स की फ्रीडम और डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 14 से 18 हमें राइट टू इक्वालिटी देते हैं। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे क्रिटिकल आर्टिकल 32 जो हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउ करता है। अगर किसी भी सिटीजन के इन 6 राइट्स में से कोई भी राइट वायलेट होते हैं तो वो आर्टिकल 32 और 226 के तहत सीधे कोर्ट जा सकता है। ये लॉज कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर। गवर्नमेंट की सारी पावर किसी एक बॉडी के हाथ में कंसंट्रेट ना हो जाए, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रेट करती है। ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नज़र रख सकते हैं। ऐसे समझो, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है तो जुडिशरी उसे रिव्यू कर सकती है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, और अगर है तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव्स भी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों के अंडर ही काम करते हैं और उनके डिसीजंस को भी जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। इस तरह जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है और ये इंश्योर करती है कि सभी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हो। जुडिशरी ने ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL जैसे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं ताकि आम जनता को आसानी से इंसाफ मिल सके। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने हर डिसीजन और एक्शन के लिए सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल यानी आंसरेबल होती है। हम सिटीजन्स इलेक्शंस, पब्लिक डिबेट्स और सिविल सोसाइटी के ज़रिए सरकार के कामों को एवेल्युएट कर सकते हैं। सिटीजन्स का यही कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है और गवर्नमेंट और लोगों के बीच ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। हमारी डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए कई इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, और इन्हीं में से एक है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI एक्ट, जो साल 2005 में लागू हुआ था। ये एक्ट सिटीजन्स को गवर्नमेंट से उनकी इन्फॉर्मेशन मांगने का लीगल राइट देता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और मजबूत होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मल्टी पार्टी सिस्टम। डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इलेक्शंस लड़ती हैं जो अलग अलग आइडियाज़, विचार और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। जिस पार्टी या कोएलिशन को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिलती हैं वो सरकार यानी गवर्नमेंट बनाती है और बाकी पार्टीज ऑपोजिशंस का काम करती हैं। ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत होता है।
हमारे देश में 2800 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि हमारी सोशल और रीजनल डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेफ गार्डिंग दी राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। दोस्तों, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो हर कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन या रीजन से हो। दरअसल हिस्ट्री में कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज़ थीं जिन्हें सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज नहीं मिले। इसीलिए सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इन वल्नरेबल ग्रुप्स यानी पिछड़े हुए सेक्शंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 46 गवर्नमेंट को ये ड्यूटी देता है कि वो वीकर सेक्शंस, खासकर शेड्यूल कास्ट यानी एससीज और शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटीज के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे। साथ ही उन्हें सोशल इनजस्टिस और हर तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से भी प्रोटेक्ट करे। हमने डेमोक्रेसी के ये 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो समझ लिए, जो लगभग हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉमन होते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। देखो, डेमोक्रेसी कोई एक फिक्स गवर्नमेंट मॉडल ऑफर नहीं करती जो हर जगह यूज़ होता हो। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग तरीक़ों से प्रैक्टिस किया जाता है। ब्रॉडली डेमोक्रेसी 2 टाइप्स में डिवाइड की जाती है। पहली डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स खुद सीधे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस सिस्टम को बड़े देशों में लागू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्विट्ज़रलैंड। वहीं दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, उसमें लोग खुद डायरेक्ट गवर्न नहीं करते, बल्कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। इस सिस्टम में टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी आगे 2 टाइप्स की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इसमें जनता पार्लियामेंट के मेंबर्स यानी एमपीज़ को चुनती है, फिर उन्हीं एमपीज़ के द्वारा प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते हैं, जो मिलकर गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाते हैं। इस सिस्टम की ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होती है, यानी उसे अपने डिसीजंस और एक्शंस का जवाब पार्लियामेंट को देना पड़ता है। हमारे इंडिया और कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही है। वहीं अगर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें जनता सीधे अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट चलाता है, यानी लेजिस्लेचर से अलग काम करता है और सीधे जनता के प्रति अकाउंटेबल होता है। इस सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए। डेमोक्रेसी के टाइप समझने के बाद एक बार इस एनसीईआरटी टेबल को थॉरली रीड कर लेना। वैसे ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम और फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का सिंपल मतलब है पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच बांटना, यानी डिसेंट्रलाइज करना। तुम इसे पावर शेयर करने का एक तरीका कह सकते हो। दोस्तों, हमारी इंडिया को लिविंग डेमोक्रेसी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्केल, डेप्थ और इंक्लूसिवनेस इसे सबसे अलग बनाती है। डेटा के हिसाब से एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औसतन 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ इलेक्शंस 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस और कई दूसरी लैंग्वेजेस में भी होते हैं। इलेक्शन सिंबल्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो लोग भी वोट कर सकें जो रीड करना नहीं जानते। इलेक्शंस के दौरान पूरे देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि रिमोट माउंटेन्स, फॉरेस्ट और आइलैंड्स में भी। कई बार तो सिर्फ एक सिंगल वोटर के लिए भी पूरा का पूरा पोलिंग स्टेशन सेटअप किया जाता है। और दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एक साथ काम करते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस के लिए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज़ हैं। इलेक्शंस से जुड़ी हुई सभी इलेक्टोरल प्रोसेसेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैंडल करता है। जुडिशियल प्रोसेसेस के लिए कोर्ट्स हैं जो रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी और जस्टिस इंश्योर करते हैं। पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस में मीडिया और सिविल सोसाइटीज़ शामिल हैं
जो डिबेट, डिस्कशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। और लास्टली, सरकार में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC और लोकपाल जैसी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। एग्ज़ाम्स के लिए तुम ये पूरा याद करने की बजाय बस ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना। लेकिन यार, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस तक लिमिटेड नहीं होती। एक मजबूत डेमोक्रेसी में सिटीजन्स इलेक्शंस के अलावा भी पॉलिसीज, गवर्नेंस और अपने लोकल कम्युनिटीज से जुड़े फैसलों में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए एक 3 टियर सिस्टम बनाया है: यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल लेवल पर देखें तो रूरल एरियाज़ के लिए पंचायत्स और अर्बन एरियाज़ के लिए म्युनिसिपैलिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले ट्राइबल लोगों और उनकी हेरिटेज को सिक्योर करने के लिए भी कई स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी ADCs को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सेटअप किया गया है। इसके अलावा कई दूसरे ट्राइबल एरियाज़ में पेसा एक्ट 1996 के तहत वहाँ की ग्राम सभास को प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी की पावर दी गई है। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तक भी लिमिटेड नहीं है। सिविल सोसाइटीज़ जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, कोऑपरेटिव्स और ट्रेड यूनियंस भी अपने एवरीडे सोशल लाइफ में डेमोक्रेटिक मेथड्स ही यूज़ करते हैं। आज जो हक या राइट्स हमें इतने नॉर्मल लगते हैं, उनके लिए दुनिया के कई देशों में लंबा स्ट्रगल चला है। वुमेन वोटिंग राइट्स की ही बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वुमेन को वोटिंग राइट्स साल 1920 में मिले और ब्रिटेन में साल 1928 में, वो भी कई दशकों के प्रोटेस्ट के बाद। लेकिन हमारे इंडिया में साल 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही पहले दिन से ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत मेल्स और फीमेल्स को बराबर वोटिंग राइट्स दिए गए। लेकिन सिर्फ इलेक्शंस में इक्वालिटी होने से काम नहीं चलता, बाकी जगह भी इक्वालिटी उतनी ही ज़रूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में वुमेन के लिए रिजर्वेशन मैंडेटरी किया गया है, जैसे आर्टिकल 243D के तहत देश के हर एक पंचायत में वुमेन के लिए 1/3 सीटों का रिजर्वेशन मैंडेटरी है। और अच्छी बात यह है कि आज 21 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ ने इस परसेंटेज को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। उसी तरह सिटीज़ यानी अर्बन एरिया में पंचायत्स की ही तरह म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं और इनमें भी आर्टिकल 243T के तहत फीमेल्स के लिए 1/3 सीट्स मैंडेटरी रिजर्व की गई हैं और 17 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी ने इसे बढ़ाकर 50% भी कर दिया है। पर दोस्तों, जहाँ डेमोक्रेसी में इतनी सारी खूबियाँ हैं, वहाँ चैलेंजेस भी तो होंगे ही ना। इंडिया की डेमोक्रेसी ने भी आज़ादी से लेकर अब तक कई बड़े क्राइसिस फेस किए हैं। इनमें सबसे डार्केस्ट चैप्टर था साल 1975 से 1977 तक चली इमरजेंसी का। लेकिन उससे पहले इमरजेंसी का मतलब समझ लो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन 3 आर्टिकल्स में 3 तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी अगर कभी भी देश के हालात बिगड़ते हैं तो सरकार इन तीनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज़ कर सकती है हालात सुधारने के लिए। अब देखो, 1970s की शुरुआत में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जनता में काफ़ी गुस्सा था। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, महंगाई यानी इन्फ्लेशन भी ज़्यादा थी और सरकार पर मिस गवर्नेंस के एलिगेशंस लगे थे। इसके चलते जून 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस का रीज़न बताकर गवर्नमेंट ने आर्टिकल 352 का यूज़ करते हुए देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी, जिसका मतलब था ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। प्रेस पर पूरी तरह सेंसरशिप लगा दी गई और अपोजिशंस के कई बड़े लीडर्स और एक्टिविस्ट्स को जेल में डाल दिया गया। उस समय देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर बहुत भारी प्रेशर आ गया था और इसी सब के बीच लोक नायक के नाम से मशहूर लीडर जयप्रकाश नारायण ने बिहार और गुजरात में मास मूवमेंट्स लीड किए, जिनमें स्टूडेंट्स और आम सिटीजन्स सड़कों पर उतर आए।
फाइनली साल 1977 में देश से इमरजेंसी हटा दी गई और जनरल इलेक्शंस कराए गए और जनता ने अपनी वोटिंग पावर से रूलिंग गवर्नमेंट को हटा दिया। इस पूरे एपिसोड ने दिखा दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी में कितनी रेजिलियंस है। हालांकि हमने रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन जैसे मामलों में काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन आज भी हमारी डेमोक्रेसी के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं। इलिटरेसी, पोवर्टी, रीजनलिज्म यानी मेरा स्टेट और तेरा स्टेट वाली सोच, और जेंडर इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा नया खतरा मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए फैलने वाली फेक न्यूज़ पब्लिक ओपिनियंस को मैनिपुलेट कर सकती है, कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है और कम्युनिटीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स तक करा सकती है। साथ ही अगर कानून ठीक से इम्प्लीमेंट ना हो तो लोगों का सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। तो एक सिटीज़न के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी सबसे बड़ी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेल इन्फॉर्म्ड रहना, न्यूज़पेपर पढ़ना, वेरीफाइड न्यूज़ देखना और इंटरनेट का जिम्मेदारी से यूज़ करना। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, अफवाहें फैलाना या पब्लिक रूल्स तोड़ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कमज़ोर करता है। और जेनजीज के लिए यूथ के लिए नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS और नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC जैसे प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो आपको सोशल अवेयरनेस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। अल्टीमेटली किसी भी डेमोक्रेसी की असली ताकत सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन कमीशन में नहीं होती, बल्कि उसके सिटीजन्स में होती है। अगर सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सही इन्फॉर्मेशन के साथ सही सवाल पूछेंगे और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी ये सिस्टम सही मायनों में वाइब्रेंट बना रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ।